दांडी मार्च, ठीक है। कब हुआ था सुनते जाइए। ऑन 31 जनवरी 1930 महात्मा गांधी सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि जो गांधी जी है उन्होंने लेटर लिखा था। उस समय जो जैसे हमारे यहाँ भी मिनिस्टर्स होते हैं, उस समय में वो लोग वाइसरॉय हुआ करते थे इंडिया के, ठीक है। मतलब नाम ऐसे ही दिया था उन्होंने वाइसरॉय करके। तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया मतलब समझ लीजिए समवन इक्विवेलेंट टू प्रेसिडेंट और पीएम, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने 11 डिमांड्स रखी थी उनको उस लेटर में। तो उस लेटर में से एक डिमांड ये था, द मोस्ट स्टेयरिंग ऑफ ऑल डिमांड वाज टू एस्टैब्लिश द सॉल्ट टैक्स व्हिच इज कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर। तो इसमें क्या था कि 11 तो थे, उसमें ये सारी चीजें थी जो हम लोगों ने पीछे मांगी थी, पर जो मेन और मतलब जो उनको अटपटा लगने वाली बात थी वो ये थी कि हमने उनसे बोला था कि आपको सॉल्ट टैक्स हटाना है, बिकॉज इट इज वेरी एसेंशियल फॉर रिच एंड पुअर। अमीर से अमीर लोग हो चाहे गरीब से गरीब लोग हो, हर किसी को डेली नमक तो चाहिए खाने में, ठीक है। तो ये डेली की चीज पे आप इतना ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकते। सेकेंड, उनका ये भी पॉइंट सही था। अगर आप इंडिया का मैप देखें तो इंडिया का मैप में कैसा है, ऊपर हिमालयस है एंड फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स वी आर कवर्ड विद द सी। मतलब अगर ब्रिटिशर्स की बात कहा जाए तो इंडिया बहुत रिच है पहले से, क्योंकि इसके जो बॉर्डर्स हैं ये खुद इसका जियोग्राफिकल है इसका कंडीशन, उसने पहले इंडिया को बचाया हुआ है कि ऊपर से इतने बड़े बड़े पहाड़ है, जो हम हिमालयस की बात करते हैं पूरा बर्फ है उसमें, सियाचिन है, लद्दाख है, ये सारी चीजें ऊपर में, ठीक है। उतना ठंडा कोई क्रॉस करके आ नहीं सकता, ठीक है। और नीचे फ्रॉम थ्री साइड्स वी आर कवर्ड विद द सी, इंडियन ओशन, अरेबिक ओशन एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इंडिया का मैप अगर आपको याद है तो जब तीन तरफ सी है तो सी के सी शोर से इट्स इजी टू मेक अ सॉल्ट, ठीक है। हम लोग नमक बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो नमक जब इतनी आसानी से मिलता है तो इंडिया में इतना महंगा क्यों है, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे उन्होंने बोला गांधी जी ने कि हमारे यहाँ से सॉल्ट टैक्स हटा दिया जाए, क्योंकि ये डेली यूज होता है फॉर रिच एंड पुअर। तो उन्होंने उस डिमांड के लिए लास्ट डेट भी रखी थी। उन्होंने बोला था कि सर ये जो हमने 11 डिमांड्स रखी है इस पे हमको 11 मार्च तक आपका जवाब चाहिए, आप ये सब हटा दीजिए, अदरवाइज वी विल डू द सत्याग्रह, ठीक है। अब वॉइस रॉय ने इसको बहुत हल्के में लिया, क्योंकि उन लोगों ने कुछ प्रिजनर्स को भी छोड़ने की बात कही थी, ठीक है। जैसे जो हम भगत सिंह की बात करते हैं, जो हम गुरु जी की बात करते हैं, तो इन सबको भी उन्होंने छोड़ने की बात की थी, कुछ प्रिजनर्स को भी। तो इसलिए इरविन ने कहा था कि नहीं हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था, अगर आप लोगों को ये कहानी याद होगी या कहीं सुना होगा कि भगत सिंह को फांसी पे क्यों चढ़ाया था, तो वो इसीलिए था कि ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था और ये जो चौरा चौरी हुआ था, ये सब के लिए ना इन लोगों ने खुद से जाके इसको गोली से मारने का उन्होंने प्लान बनाया था। और क्या हो रहा था कि वो लोग 3 कार में जा रहे थे। अभी देखिए ना, जब कोई नेता जाता है तो कैसे जाता है, वीआईपी गाड़ी इस लाइन से निकलती है ताकि किसी को पता ना चले कि किस में बैठा है वो वीआईपी आदमी। तो उन्होंने वो बीच वाली गाड़ी समझ के उसको उड़ा दिया, जबकि जो चीफ है वो पीछे बैठे हुए थे, ठीक है। तो उसके लिए उनको जेल हो गई थी, और जेल में भी उन्होंने, कोर्ट में भी उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया था। हालांकि उसमें कोई मरा नहीं, सिर्फ डराने के लिए उन्होंने किया था, लेकिन उसके लिए उनको फांसी की सजा हो गई। तो यहाँ पे गांधी जी ने कुछ प्रिजनर्स को भी, जो 11 डिमांड्स है उनको भी माफ करने की बात कही थी। ये सब मैं जो बता रही हूँ ये लिखना मत वहां पे, सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, जो मैं यहाँ पे लिखी हूँ यही लिख के आएंगे आप लोग, ठीक है। ओके, तो इसीलिए जो इरविन है उन्होंने कहा था कि नहीं, वी विल नॉट लुक आउट दिस, हम ये लिस्ट को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, 13 मार्च तक ये फुलफिल होनी थी, 13 मार्च तक नहीं हुआ, तो 11 मार्च को फुलफिल होना था। तो 13 मार्च से फिर गांधी जी ने दांडी मार्च या दांडी यात्रा चालू की, ठीक है। अब ये दांडी यात्रा उन्होंने चालू की, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने वहां पे हाईलाइट किए हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। पहली चीज ये हुआ था 1930 में 1930, देन 13 मार्च 13 अगेन, ठीक है। 13 मार्च को ये हुआ था स्टार्ट, 78 वॉलेंटियर्स के साथ गांधी जी ने चलना चालू किया था, मतलब उनके जो चेले होते हैं उस टाइप से, ठीक है। तो 78 वॉलेंटियर्स के साथ उन्होंने चलना चालू किया था, और उसमें वो गए थे 240 माइल्स, यानी कि
उन्होंने चालू कहाँ से किया था? अपने आश्रम से। अगर आपको पता होगा गांधी जी का आश्रम कहाँ है? गुजरात में साबरमती आश्रम। वेरी गुड, ठीक है। तो साबरमती आश्रम से उन्होंने चलना चालू किया था। डांडी एक गांव है जो गुजरात के ही कोस्टल एरिया में आता है, नीचे। मैंने उस दिन आपको मैप में दिखाया था, ठीक है। तो वहां तक वो गए थे। दैट वाज 240 माइल्स, ठीक है, 240 मील्स। और ये 24 से रिलेटेड है। 24 दिन उनको लगे थे पैदल पहुंचने में। कहाँ से? इनके आश्रम से डांडी तक, ठीक है। तो ये पूरा ऐसी लाइन से याद रखेंगे। 1930 13 मार्च को चालू, 240 माइल्स गए थे और 24 डेज उनको लगे थे। तो अब चाहो तो गिन लो या तो फिर याद कर लो। 6 अप्रैल को वो पहुंच गए थे डांडी। और वहां पे उन्होंने क्या किया? लास्ट लाइन देखो, he reached Dandi and ceremonially violated the law by manufacturing the salt by boiling sea water। ठीक है, उन्होंने सी वाटर को यानी समुद्र के पानी को उबाल के नमक बनाया था वहां पे, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा डांडी मार्च खत्म हुआ। तो यहाँ से अब जब हमारी बात इरविन ने नहीं मानी, तो यहाँ से चालू होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यानी कि हमेशा क्वेश्चन में आता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग डांडी मार्च से हुई थी, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस यानी मैंने आपको पहले भी बताया, हम लोग लेटर में नीचे लिखते हैं ना, योर्स ओबीडिएंटली एक्स वाई जेड। तो ओबीडिएंटली मतलब हम आपका कहना मान रहे हैं। पर अभी आपने तो हमारी 11 डिमांड्स पूरी नहीं की, तो हम क्यों मानेंगे सरकार का कहना? तो कैसे ये लोग नहीं मान रहे वो यहाँ पे लिखा हुआ। तो आप लोग को ये जो है ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, आप लोगों की बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर द फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या क्या पॉइंट्स थे? तो पहला है people were asked not only to refuse cooperation with the British but also to break colonial laws। तो मैं ये हमेशा बच्चों को जब ये पढ़ाती हूँ तो मैं एग्जांपल देती हूँ केसरी मूवी का। अगर आपने केसरी मूवी देखी अक्षय कुमार की, तो उसमें आप देखेंगे कि जो अक्षय कुमार के जो हेड होते हैं वो ब्रिटिश होते हैं, ठीक है। और जो बाकी होते हैं वो लोग सब, जो केसरी जो लोग पगड़ी बांधते हैं वो ऑल वेर इंडियंस। तो हमारे जो हेड में होते थे वो हमेशा ब्रिटिशर्स होते थे और बाकी ये जो सारी चीजें ये इंडियंस काम करते थे उनके नीचे। तो सिविल डिसोबीडियंस हम आपका कहना नहीं मानेंगे में सबसे पहले आप ब्रिटिशर्स का कहना मानना मना बंद करेंगे, वहां पे काम नहीं करेंगे, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉलेज नहीं भेजेंगे, कोई टीचर इंग्लिश मीडियम के स्कूल और कॉलेज नहीं जाएगा, ठीक है। ये सब उनके पॉइंट्स थे सिविल डिसोबीडियंस के। हम ये सब करेंगे अगर आप हमारी डिमांड नहीं मानेंगे तो। और उनको टैक्स भी नहीं देंगे, रेवेन्यू भी नहीं देंगे। और जो अंग्रेजी शराब दुकान है वो भी पूरी चोरी होती जा रही थी कि इनकी शराब भी हम नहीं बिकने देंगे। देन जैसा अभी हम लोग कर रहे हैं पेंडेमिक में, हम लोग क्या कर रहे हैं? चाइना का सामान नहीं ले रहे, बॉयकॉट कर रहे हैं, वहां से नहीं लेंगे, नहीं देंगे। तो वैसे यहाँ पे कंट्री साइड में क्या हुआ था कि जो रिच पाटीदार्स हैं गुजरात के और जो जाट्स हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है, वो लोग सब बहुत एक्टिव थे मूवमेंट में। क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसी रिच कम्युनिटी थी। जैसे अभी आप लोग सुन रहे होंगे ना कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनका बिजनेस ठप है क्योंकि कोई जा नहीं रहा है शॉप, ठीक है, कोरोना के वजह से। तो वैसे ही इनके यहाँ भी जो टैक्स की वजह से टैक्स इन लोगों ने इतना बढ़ा दिया था कि इनके यहाँ कोई सामान लेने नहीं आ रहा था। तो ये लोग अपना सारा काम छोड़ के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में चालू हुए और इन लोगों ने सारे के सारे जो फाइनेंशियल सपोर्ट इनको देना चालू किया और कोई भी इंपोर्टेड चीज लेने से और बेचने से मना कर दिया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अभी ना चाइना की चीज लेंगे ना बेचेंगे, वैसे ही इन लोगों ने सारे अमेरिकन की चीजें, अमेरिकन की अगर मैं बात करूं तो वो लोग यहाँ पे ना जनरली कपड़े ही बेचते थे क्योंकि हमारे यहाँ कौन थे? बड़े बड़े किंग्स थे। आप लोगों ने सुना होगा राजा अकबर, बाबर, शाहजहां। और ये जो अगर हमारे हिंदी मूवीज के देखें तो ये पद्मावत वाले हमारे जो राजा हैं, ठीक है, तो ये लोग सब जो राजा है ये लोग बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे। तो ये जो अच्छे कपड़े हैं ना ये सब इंग्लैंड से आते थे क्योंकि वहां पे क्वीन एलिजाबेथ थी। तो उनके क्वीन के लिए जो कपड़े बनते थे, तो जैसे अपन होते हैं ना कि यार ये कटरीना का निकाला हुआ लहंगा है, उस टाइप से, ठीक है। तो उस टाइप से ये लोग, ये क्वीन इस टाइप के कपड़े पहनती है, ऐसे बोल बोल के ना वो लोग बहुत रिच कपड़े यहाँ पे बेच दिया करते थे। तो जनरली यहाँ पे फॉरेन से सिल्क ही आता था, कपड़े ही आते थे बन के, ठीक है। तो ये सब हमारे इंडियंस ने बेचना बंद कर दिया। तो ये सारे फीचर्स थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के।
देन नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखें तो यहाँ पे आता है साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन के बारे में ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, पर आप लोगों ने इतना तो सुना है, साइमन गो बैक, ये नारे लगते थे हमारे इंडिया में, ठीक है। तो ये क्यों लगते थे मैं आपको बता रही हूँ। यू जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर, मैं जो जो बोल रही हूँ वो याद रखने की कोशिश करो। सब तो याद नहीं होगा आपको फॉर श्योर, पर मैं जो बोली अगर ये आ जाता है, ठीक है। सपोज मान लीजिए आपको आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट एनीवन, जलियांवाला बाग और साइमन कमीशन, तो आप जलियांवाला बाग अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो वो लिख सकते हैं, साइमन कमीशन छोड़ सकते हैं। पर अगर मान लीजिए शॉर्ट नोट आपको आता है कि पूना पैक्ट और साइमन कमीशन में लिखे, तो विचार में पड़ जाएंगे, क्योंकि पूना पैक्ट जो है वो ज्यादा लिखने लायक नहीं है। तो इसलिए मैं जो जो बोली हूँ ना, ये पॉइंट्स अपने दिमाग में रखिए और वहां पे लिख दीजिए, ठीक। तो साइमन कमीशन में क्या हुआ था, कमीशन यानी कि कमिटी, यानी लोगों के मेंबर्स की कमिटी। तो ये क्या हुआ था कि किसी ने बोल दिया था कि इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, अभी मैंने बताया हर चीज में हम लोग सेंट्रल या इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे, क्योंकि उस समय अंग्रेज इसके मेंबर हुआ करते थे। तो उन लोगों ने ना इंडियन गवर्नमेंट का ड्रॉबैक बताया था। तो साइमन कमीशन जो है ये 1927 में आने वाला था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस किए जाएं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत अच्छा हो जाए। पर भैया तुम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो और इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे, पर एक भी इंडियन नहीं था। तो दिस वाज द प्रॉब्लम विद द इंडियंस कि ये जो साइमन कमीशन, ठीक है मान लिया हमारे इंडिया के लिए है, पर इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं है। इतने पढ़े लिखे लोग हैं हमारे यहाँ, शास्त्री जी थे, नेहरू जी थे, आप किसी को भी यहाँ पे डाल सकते थे। तो उन लोगों ने इस कमीशन में एक भी इंडियंस को नहीं डाला, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट था। सेकंड, जो उन्होंने जो कमिटी ने डिसाइड किया, उस डिसाइड में स्वराज के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था। स्वराज यानी सेल्फ रूल। अब हम लोग अंग्रेजों को बोल रहे थे कि भैया आप लोग जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम अपना देश खुद संभाल लेंगे। तो स्वराज के बारे में कुछ नहीं लिखा था उन्होंने उस कमीशन में। तो इसीलिए ये साइमन कमीशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, मुस्लिम लीडर्स ने और दूसरी पार्टीज ने बहुत अपोज किया था। कैसे अपोज किया था कि ये जो कमीशन में जो मेंबर्स आए थे, ये लोग बॉम्बे आए थे। बॉम्बे याद करो, बॉम्बे मुंबई यानी बात कर रही हूँ मैं किसकी, सी पोर्ट की। वहीं पे बना इंडिया गेट है ना, आप लोगों को पता है। इंडिया गेट वहां इसलिए बना है क्योंकि जो अंग्रेज आते थे वो इंग्लैंड से घूम के सी पोर्ट से मुंबई से ही अंदर आते थे, इसलिए वहां पे उनके स्वागत के लिए इंडिया गेट बना हुआ था, ठीक है। तो वो लोग जब मुंबई आए थे तो मुंबई में ही ये लोग काले झंडे लेके खड़े हो गए थे और वहां पे बड़े बड़े पोस्टर्स में उन्होंने साइमन गो बैक की उन्होंने बात की थी, ठीक है। तो साइमन कमीशन में ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिखेंगे कि साइमन कमीशन जो है वो इंडिया के ड्रॉबैक्स को इम्प्रूव करने के लिए था, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए था। इट कंप्राइजेस ऑफ 7 मेंबर्स, बट no Indian was there in the committee. Therefore, the Indian National Congress and Muslim leaders and other parties opposes this, and to oppose them or to show their opposition, they stand with the black flag and क्या बोलते हैं इसको, posters writing Simon's go back in Mumbai, ठीक है। तो ये पूरा साइमन कमीशन। देन आज का लास्ट टॉपिक, जो चैप्टर का नाम है, अगेन हम लोग वहीं पहुंच जाते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। कैसे हमारे लोगों में भारत के प्रति प्यार जागा, नेशनलिज्म यानी भारत के प्रति प्यार। तो यहाँ पे मैंने बहुत कम पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आप चीजों को याद रखें, ये जनरली क्वेश्चन आंसर में आता है। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे डेवलप हुआ लोगों में। तो जरा आप सोचिए कि आपके अंदर अभी तो खेलते कूदते रहते हो, पढ़ते रहते हो, तो आपको ध्यान ही नहीं जाता इंडिया के बारे में। पर कब आपका ध्यान जाता है इंडिया के बारे में, जब 15 अगस्त को या 26 जनवरी को जब हम झंडे फहराते देखते हैं, हम में से कुछ फ्रेंड्स या हम कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग में परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग गाना गाते हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ी सी फीलिंग आती कि यार हाँ, हमारे देश में इतना कुछ हुआ था, इतने लोगों ने कुर्बानी दी थी, तब जाके हमको आजादी मिली थी। तो ये वही है कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये पूरा इंडिया हमारा है, भारत हमारा है, ये बिलोंगिंग कैसे आई, ये सोच कैसे आई, ठीक है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पॉइंट, दो नेशनलिज्म स्प्रेड थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। हमने वैसे भी बहुत स्ट्रगल किया इंडिया ने, हमने सारे एक्ट देखे ना, हम लोग जलियांवाला बाग में एक साथ थे,
दांडी मार्च में एक साथ थे, नॉन कॉपरेशन में हम लोग गांधी जी के साथ थे, फिर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उनके साथ थे। तो ऐसे ही लोगों में ना ये चीज जाग रही थी कि अच्छा कोई है जो हमारे इंडिया से अंग्रेजों को भगाना चाहता है, अब हमें उनके अत्याचारों से छुट्टी मिलेगी, ये देश हमारा होगा, हम राज करेंगे, हमारा स्टेट होगा, इस टाइप से। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे। फिर भी लोगों में कल्चर के माध्यम से, मतलब कल्चर में डांस, ड्रामा, एक्ट, फोटो, पेंटिंग सब आ जाता है। ठीक है, उसके माध्यम से लोगों में जो है वो देश के प्रति प्यार जगाना बहुत आसान है। तो इसीलिए नंबर 1 क्या हुआ था, यूज ऑफ फिगर एंड इमेजेस। आपने वो जो पुराना वाला देखा होगा, मेरे देश की धरती वाला गाना चलता है, और वो एक अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगी, वो जो हेमा मालिनी वाला जो गाना चलता है, वो सब में क्या होता है कि उन लोगों ने भारत माता का पोर्ट्रेट, जो भारत है उसको माता के रूप में दिखाया है। ठीक है, कि ये हमारी माता, इसका रक्षा करना हमारा फर्ज है। आज तक हम लोग यही बात करते हैं, अवर मदरलैंड की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि माँ एक ऐसी होती है जिससे हर कोई प्यार करता है। पापा से हो सकता है ना भी करे, क्योंकि गुस्सा करते हैं ना पापा, जनरली अपने काम में बिजी रहते हैं, तो हम बच्चे उनकी तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते, हमें पता ही नहीं होता कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। ठीक है, तो उस समय में उन्होंने भारत को एज अ माता कह के बुलाया था, और पूरी उनकी इमेजेस हर जगह बनवा दी थी। तो भारत माता कैसी दिखती है, पूरा व्हाइट उनको साड़ी पहनाते, और या तो उनका पल्लू 3 कलर्स का होता है, ट्राई कलर्स का, या कुछ ऐसा उनके हाथ में जो त्रिशूल वगैरह होता है वो ट्राई कलर्स का बना देते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव बिलोंगिंग दिखाने के लिए, हम सबको एक करने के लिए उस समय उन लोगों ने फिगर्स और इमेजेस का यूज किया था, जिसमें भारत माता को उन्होंने रखा था, ताकि माँ बोल के तो प्यार करो कम से कम, ये आपका देश है, आपकी धरती है, आपकी माँ है, इस टाइप से। देन सेकेंड, इंडियन फ्लॉकर। ठीक है, तो इंडियन फ्लॉकर यानी अब इसमें प्लेज एंड टेल्स आती है, यानी कहानियां पूरे वीरों की। जैसे अभी मैं आपको सुना रही हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ था हमारे देश में, ठीक है, अंग्रेज ऐसा करते थे और ऐसे हम लोग बचे। तो वैसे ही कोई नाटक से या कोई कहानियां सुना के लोगों के बीच हम लोग नेशनलिज्म जगा रहे थे। वही मैंने बताया ना, जब 15 अगस्त 26 जनवरी को आपके दोस्त कोई डांस करते हैं या कोई एक्ट करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो ये वैसा ही है। देन यूज ऑफ आइकन्स एंड सिंबल्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लैग्स, मतलब फ्लैग में जो झंडे होते हैं, झंडे में वो लोग कुछ कुछ अलग अलग चीजें डालते थे। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो ट्राई कलर का जो फ्लैग है, ये एक बार में पास नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे फ्लैग्स बने हुए हैं। ठीक है, तो कैसा बनता था, क्योंकि गांधी जी थे हमारे हेड, तो उन्होंने चरखा का फोटो डाल दिया था, क्योंकि चरखा से उनका ये कहना था कि स्वदेशी अपनाइए, ये चरखे से बने हुए जो कपड़े हैं, कॉटन है, आप ये पहनिए, विदेशी चीजें मत लीजिए, इस टाइप का। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसमें मुस्लिम्स भी आके जुड़ने लगे, तो मुस्लिम्स लोग केसरी रंग को थोड़ा सा अवॉइड करते कि ये हिंदुओं का कलर है, तो इसलिए उसमें ग्रीन कलर भी लाना जरूरी था। तो उसके ऐसे धीरे धीरे वो ये जो डिजाइन है ये बढ़ते गई। ठीक है, क्या बताया मैंने, यूज ऑफ आइकन्स एंड सिंबल्स इन द फॉर्म्स ऑफ फ्लैग। तो लोग फ्लैग में आइकन्स और सिंबल्स डालने लगे थे। ठीक है, क्या क्या आइकन्स, जैसे कभी वो लोग चरखा बना देते थे, कभी आजाद चिड़िया बना देते थे, ये दिखाने के लिए कि आजाद है हम लोग। ठीक है, फिर बाद में ऐसे धीरे धीरे मॉडिफाई होते होते कलर भी बहुत बदले हैं। ठीक है, फिर धीरे से ये ट्राई कलर का कॉन्सेप्ट आया कि एक जो है ये यूनिटी के लिए रहेगी, एक इसके लिए रहेगा, शांति के लिए रहेगा। ठीक है, उस टाइप से इन लोगों ने फिर ये ट्राई कलर को इंट्रोड्यूस किया, तो फ्लैग्स के फॉर्म में आए। देन लास्ट है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। री इंटरप्रिटेशन यानी इंटरप्रीट पहले से किसी ने ये किया हुआ है कि आपकी हिस्ट्री ऐसी थी। जो अमेरिकन है, अगर वो लोग देखा जाए तो वो लोगों ने ना क्या क्या था, एज इंडियन हिस्ट्री वॉज मिजरेबली रिटन बाय द कोलोनाइजर्स, यानी कि जो उस समय हमें बताते थे हिस्ट्री के बारे में, उन लोगों ने पहले इसको बहुत खराब लिखा हुआ था। ठीक है, तो हमने जब ये सब देश की बारी आई, आजादी की बारी आई, तो हमने लोगों को बताया कि नहीं, हमारी हिस्ट्री ऐसी नहीं थी, हमारी हिस्ट्री और भी अच्छी है। जैसे लास्ट में मैंने लिखा है, देखो, our glorious development in ancient time in the field of art, science, mathematics, religion and culture etc. मतलब ये कॉलोनियल्स ने हमारी हिस्ट्री जैसी बताई है, ये वैसी नहीं है। इंडिया की हिस्ट्री और भी अच्छी रही है। अगर आपने कभी सुना होगा तो कि जो भारत है उसको सोने की चिड़िया बोला जाता था, हमारे भारत में बहुत सोना हुआ करता था।
ठीक है, कोहिनूर हीरा हमारे ही देश का था, ठीक है, ऐसा हीरा और दोबारा नहीं बना जो कि अभी इंग्लैंड में है। तो वैसे हमारे यहाँ का आर्ट कल्चर, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे आर्ट थे पहले से, हमारे यहाँ बहुत अच्छे, जैसे आप लोग 6-7 में पढ़े होंगे ना, जो एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें हम लोग गुम्बद के बारे में पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें यही बताया कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे डांस फॉर्म थे, और हमारे यहाँ अच्छे अच्छे कल्चर है, भाषाएं हैं, पहले से प्रणाम करने की चीज है, हमारे यहाँ वेद है, हमारे यहाँ उसमें ये सारी चीजें जो आयुर्वेदा है वो सब लिखी गई है, ठीक है, कुछ पुराण है, महाभारत है, रामायण है, जिसमें देवी देवताओं के कुछ अच्छे अच्छे काम किए गए हैं। तो जो कोलोनाइजर्स ने ना पूरी हिस्ट्री हमारी खराब करके रखी थी, तो हमने हिस्ट्री को री इंटरप्रेट किया और लोगों को बताया कि नहीं, हमारी हिस्ट्री ऐसी नहीं है, हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। जैसे आप लोगों ने अभी भी देखा होगा कि कोरोना से लड़ने के लिए जो बाबा रामदेव हैं, उन्होंने आयुर्वेदिक दवा बनाई है, ठीक है, तो आयुर्वेदिक दवा यानी कि साइंस, और वो आयुर्वेदिक यानी किसी ने ये लिखा है कि अच्छा कफ आने से आप ये लगा लीजिए या ये खा लीजिए ठीक हो जाएगा, या इसकी पत्ती सूंघ लीजिए ऐसा हो जाएगा, गर्म पानी पी लीजिए तो ऐसा, जैसा हम बोलते हैं ना इम्यून बूस्टर के लिए काढ़ा अच्छा है। तो ये काढ़ा कहाँ से आया? तो ये वही पुराने जमाने से आया कि वो लोग औषधि में ये सब मिला के पीसते थे, कूटते थे, इस टाइप का। देन मैथमेटिक्स, आप लोगों को पता होगा, जीरो दिया मेरे भारत ने, ठीक है, कि जीरो हमने डिस्कवर किया है। आर्यभट्ट के मैथमेटिक्स चलते हैं हमारे यहाँ पे, वैदिक गणित चलता है, ठीक है। तो इंडिया इतना भी पुअर नहीं है, इतना भी नहीं है कि हम इसको सोचते कि बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्री है और अमेरिका बहुत डेवलप्ड कंट्री है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्या था, हमारी इंडिया भी बहुत रिच है कल्चर वाइज देखे, और यहाँ पे हम अगर क्रॉप वाइज भी देखें तो भी ये बहुत अच्छा है। जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना कि यहाँ पे जो है सॉइल बहुत अच्छा है, यहाँ पे वो लोग इंडिगो क्यों फोर्स करते थे हमारे फार्मर्स को, क्योंकि दिस लैंड इंडियाज ज्योग्राफिकल कंडीशन इज वेरी गुड फॉर इंडिगो प्लांटेशन। और ये